नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मारी यूट्यूब चेनल विद्यादीप में आप सौનું हार्दिक स्वागत છે। મિત્રો, આજના વિડિયોની અંદર આપણે ધોરણ 7 નો વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સેમેસ્ટરનો પાઠ ચોથો। આ પાઠનું નામ છે દેશ કે નામ સંદેશ। આ પાઠના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને જવાબો વિશે આજે આપણે આ વિડિયોની અંદર માહિતી મેળવીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય तो मारी चैनल ने जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, शेर करो और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन करो, जेथी आगळना दरेक नवा वीडियो नी नोटिफिकेशन तमारा मोबाइल नी स्क्रीन पर मळी शके। तो चालो विद्यार्थी मित्रों शुरू करिए। धोरण 7 मो विषय छे हिंदी, तेमां बीजा सेमेस्टर में गाला स्वाध्याय पोथी में पाठ चौथो। आ पाठनुं नाम छे देश के नाम संदेश। पहलो प्रश्न छे निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। पहलो प्रश्न छे तेना जवाब में आवशे ऑप्शन बी सिंगापुर का, बीजा में ऑप्शन बी वॉशिंगटन, तीजा में ऑप्शन ए दुबई में, चौथा में ऑप्शन सी टोक्यो, पांचमा में ऑप्शन सी बोस्टन में। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2 छे खाली जग्या पूरवानी छे। तेमां पहली खाली जग्या में आवशे निकमी, बीजा में आवशे कानून, त्रीजा में आवशे नगरपालिका, चौथा में आवशे तिनाईकर, पांचमा में आवशे कलाम अने छठी खाली जग्या में आवशे मेसपुरा। त्रीजो प्रश्न छे सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहलू सिंगापुर में आप सिगरेट का टुकड़ा सड़क पर नहीं फेंक सकते। बीजू छे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर लोग खाली नारियल हवा में नहीं उछाल सकते। त्रीजो छे डॉक्टर कलाम चाहते हैं कि हम अपने देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिक बने। प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न पत्र लिखने वाले का हर्ष से क्या संबंध है? पत्र लिखने वाला हर्ष का मित्र है। बीजो प्रश्न नगरवासियों को नगरपालिका से क्या शिकायत है? नगरवासियों को नगरपालिका से यह शिकायत है कि वह नियमित रूप से कचरा नहीं उठाती। तीसरा प्रश्न अपनी एयरलाइन के बारे में भारतीयों की क्या राय है? वह दुनिया की सबसे खराब एयरलाइन है। चौथा प्रश्न डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच कैसी है? हमारी सोच सकारात्मक न होकर नकारात्मक है। पांचवा प्रश्न हम विदेशों में अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं? क्योंकि वहां हम प्रशंसनीय नागरिक कहलाना चाहते हैं। छठा प्रश्न है दहेज का विरोध करने वाला क्या सोचकर दहेज लेता है? जब पूरी व्यवस्था ही खराब है तो उसके दहेज लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा? सातवां प्रश्न डॉक्टर कलाम ने अपने ईमेल द्वारा भारतवासियों से क्या अपील की है? डॉक्टर कलाम ने भारतवासियों को श्रेष्ठ नागरिक बनने की अपील की है। आठवां प्रश्न यह पत्र किसने किसको लिखा है? यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है। नौवां प्रश्न छे पत्र लिखने वाले का पता क्या है? मातृछाया ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाभर, जिला बनासकांठा। 10वां प्रश्न छे पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा है? पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है। 11वां प्रश्न हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? स्वच्छता की जिम्मेदारी प्रशासन अर्थात ग्राम पंचायतों, नगरपालिका एवं महानगरपालिकाओं की है। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच कैसी है? हमारी सोच गैर जिम्मेदार लोगों जैसी है। हम खुद कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ अपने यहाँ की व्यवस्था को कोसना जानते हैं। हमें अपना नहीं केवल सरकार का निकम्मापन दिखाई देता है। हमें अपने कानूनों से शिकायत है। हमें अपनी नगरपालिका, अपना टेलीफोन विभाग, रेलवे तंत्र और विमान सेवा में लापरवाही नजर आती है। इस प्रकार हमारी सोच केवल दोष देखने की ही है, दोषों को दूर करने में सहयोग देने की ही नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है? डॉक्टर कलाम
कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चित न हो जाए। हम ऐसा न सोचे कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएंगी, हमारे सारे काम सरकार करेंगी। हमें रद्दी का बाज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं। इस प्रकार इस ईमेल के माध्यम से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। तीसरा प्रश्न है, दूसरे देशों में और हमारे देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें क्या अंतर है? दूसरे देशों में जाकर हम उनकी व्यवस्था का आदर करते हैं और उनका पालन करते हैं, जबकि अपने देश में हम यहाँ की व्यवस्था की अनदेखी करते हैं। दूसरे देश में हम उनके स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करते हैं। गाड़ी उन देशों में नियमों के अनुसार चलाते हैं। उन देशों में बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करते, परंतु देश में हम न स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, न ही गाड़ी की गति का और न ईमानदारी का। इस प्रकार दूसरे देशों में और हमारे देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें ये अंतर है। प्रश्न नंबर 4 है, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक है? दूसरे देशों में लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैं। वे सड़कों पर थूकते नहीं है, कागज के टुकड़े यहाँ वहाँ न फेंककर कूड़ेदान में डालते हैं, सिगरेट के टुकड़े सड़क पर नहीं फेंकते, कुत्ते के मालिक अपने कुत्तों को सड़क गंदी करने नहीं देते, समुद्र तटों पर लोग खाली नारियल इधर उधर नहीं डालते, वे अपने रेलवे स्टेशनों को साफ सुथरा रखते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक है। 5वां प्रश्न है, अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं? अपने देश की व्यवस्था को सुधारना है तो हमें स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। अपने यहाँ की अव्यवस्था से हम भागे नहीं, बल्कि उसे दुरुस्त करने में सरकार को सहयोग दे। इस तरह अपने सकारात्मक योगदान से ही हम अपने देश की व्यवस्था को सुधार सकते हैं। 6वां प्रश्न है, हम दूसरों देश में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में क्यों नहीं? हमें अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान की पर्याप्त भावना नहीं है। हम अपने देश की व्यवस्था को उचित महत्व नहीं देते। हमारे यहाँ का शासन भी सख्ती से काम नहीं लेता। दूसरे देश अपनी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हुए उसमें गर्व महसूस करते हैं। हम भी उनसे प्रभावित होते हैं। इसीलिए 7वां प्रश्न है, हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक है? हमारे देशवासी अपने यहाँ के कायदे कानूनों का चुस्ती से पालन नहीं करते। लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं। वे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में रुपये नहीं लेते। अधिकारी भ्रष्टाचार से नहीं हिचकते। ये सारी समस्याएं हमारे देश के विकास में बाधक है। 8वां प्रश्न है, देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है? देश के प्रति हमारा फर्ज है कि हम अपने यहाँ के कायदे कानून का पालन करें। देश की व्यवस्था हम ऐसी बनाए जिस पर हमें गर्व हो। हम सरकार और स्थानीय प्रशासन को उनके कार्यों में सहयोग दें। हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिसमें देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 9 છે, ऐसे व्यवहार की चर्चा कीजिए जिसमें हम देश में अव्यवस्था खड़ी करते हैं एवं देश के विकास में बाधा डालते हैं। हमारे देश में कभी कभी सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं। इसी तरह कभी कभी भाषावाद भी हिंसक बन जाते हैं। ऐसे मौकों पर कदरवादी लोग तोड़फोड़ करते हैं। सरकारी संपत्ति की बहुत हानि होती है। ऐसा बर्ताव देश में अव्यवस्था खड़ी करता है। अशांति के कारण देश के विकास में बाधा पड़ती है। 10वां प्रश्न है, दहेज एक दूषण। इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। दहेज की प्रथा समाज के लिए अभिशाप बन गई है। दहेज के कारण योग्य शिक्षित कन्याओं का उचित समय पर विवाह नहीं हो पाता है। यदि विवाह हो भी जाता है तो दहेज न लाने
अथवा कम लाने के कारण उसे ताने और व्यंग्य सुनने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, उसे शारीरिक और मानसिक यातना भी दी जाती है। कुछ दहेज लोभी तो वधु को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते। जिस दहेज के कारण ऐसे दर्दनाक और शर्मनाक कांड होते हैं वह सचमुच समाज का दूषण है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6 છે કે નિમ્નલિખિત મહાવરો કે अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू છે रश्क महसूस होना, तेनो अर्थ थશે ईर्ष्या करना वाक्य। पड़ोसी को हमारी नई गाड़ी देखकर रश्क महसूस होता है। बीजू છે कदम रखना, अर्थ किसी जगह पहुंचना। वाक्य थશે चांद पर कदम रखना अब कोई बड़ी बात नहीं है। त्रीजू છે दोष मढ़ना, अर्थ थશે आरोप लगाना वाक्य। अपनी गलती का दोष दूसरों पर नहीं मढ़ना चाहिए। चौथुं છે नाच नजरे उठाना, तेनो अर्थ थશે खुशामद करना वाक्य। मतदाता सोचता है कि अब उसके नाच नजरे नई सरकार उठाएंगी। पांचवुं છે लगा फाड़ना, अर्थ थશે जोर जोर से बोलना वाक्य। एक नेताजी महंगाई के खिलाफ गला फाड़ रहे थे। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7 છે શબ્દો को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनावी। આપણે વાક્ય બનાવવાનું છે। જે શબ્દો આડાવડા છે તેનું તો પહેલું વાક્ય બનશે सफाई में खुदाई है। बीजું वाक्य मेरा भारत महान। ત્રીજું वाक्य दहेज लेना और देना पाप है। चौथું वाक्य आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाइए। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 8 છે जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। 9 मानव मंदिर आशापुरा रोड नडियाद 25/9/2022। प्रिय मित्र कैलाश नमस्ते, मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ, परंतु तुम्हारे यहाँ कई तरह की बीमारियां फैलने की खबर सुनकर दुख हुआ। ये बीमारी गंदगी से फैलती है। हमारे यहाँ के लोग स्वच्छता का महत्व पूरी तरह नहीं जानते। वास्तव में स्वच्छता आरोग्य की माता है। जहाँ साफ सफाई रहती है वहाँ लोग कम बीमार पड़ते हैं। घर के बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। तुम्हारा मित्र आर्य सखिया। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 9 છે નિમ્નલિખિત વાક્યો की काल पहचानिए। પહેલું વાક્ય છે વર્તમાન કાળ, બીજું વાક્ય ભૂતકાળ, ત્રીજું વાક્ય વર્તમાન કાળ, चौथुं वाक्य भविष्यकाल, पांचमું वाक्य वर्तमान काल, छठું वाक्य भूतकाल। प्रश्न नंबर 10 છે निम्नलिखित वाक्यों के काल परिवर्तन कीजिए। પહેલું वाक्य છે मैं बाजार गया, तो આપણે ભવિષ્યકાળમાં લખવાનું છે કે मैं बाजार जाऊंगा। मंदिर में पूजा होगी, भूतकाळમાં લખીએ वाक्य तो मंदिर में पूजा हुई। ત્રીજું वाक्य છે शिमला में हिमवर्षा हुई, भविष्यकाळમાં वाक्य आ रीते लखाय शिमला में हिमवर्षा होगी। मैंने पढ़ाई की, वर्तमान काल में वाक्य मैं पढ़ाई करता हूँ। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 11 છે કે निम्नलिखित कहावतों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कहावत છે पहले एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती, अर्थ थશે एक वस्तु के दो समान अधिकार नहीं हो सकते वाक्य। यदि दो महत्वाकांक्षी लीडर एक पार्टी में रहेंगे तो सदा टकराव ही स्थिति रहेगी, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती। बीजी कहावत છે खोदा पहाड़ निकला चूहा, तेनो अर्थ से अधिक मेहनत लाभ कम वाक्य। उसने मुनाफे के लिए बड़ी होटल बनाई थी, लेकिन पूरे साल नाम मात्र ही मुनाफा हुआ। इसे कहते हैं कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। त्रीजी कहावत છે जिसकी लाठी उसकी भैंस, तेनो अर्थ से शक्तिशाली की ही जीत होती है वाक्य। सेठ जी ने अपने निर्देश नौकर पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसको 2 साल तक जेल भेज दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ત્યાર પછી ચોથી કહેવત છે चांद पर थूका मुंह पर गिरा, तेनो अर्थ से सज्जन की बुराई करने से अपना ही नुकसान होता है वाक्य। एक पत्रकार ने एक संत की निंदा की। एक दिन वह संत के कतर पर अनुयायियों के हाथ पड़ गया। उन्होंने उसकी इच्छा धुलाई की। तब वहां खड़े एक व्यक्ति ने कहा, अरे भाई चांद पर झुका मुंह पर गिरा।
ત્યાર પછી પાંચમી કહેવત છે છોટા मुंह बड़ी बात। તેનો અર્થ થશે अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। वाक्य राजा और सेनापति की बात को रोककर सैनिक ने छोटा मुंह बड़ी बात कर दी। ત્યાર પછી છઠ્ઠી કહેવત છે दूर के ढोल सुहावने लगना। તેનો अर्थ થશે दूर से हर चीज अच्छी लगती है। वाक्य लड़के ने अपनी माँ को बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन दूर के ढोल सुहावने जैसा था। ત્યાર પછી સાતમી કહેવત છે दोनों हाथ में लड्डू। તેનો अर्थ થશે दोनों तरफ से लाभ। वाक्य सैनिक को युद्ध में जीतने पर विजय मिलेगी या मरने पर स्वर्ग मिलेगा, इस तरह दोनों हाथों में लड्डू है। आठवीं कहेवत है सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। तेनो अर्थ थशे बिना हानि उठाए काम बन जाए। वाक्य मित्र को एक साथी ने कहा कि तुमसे ऐसी तरकीब निकाली कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે ધોરણ 7 હિન્દી વિષયની કલા સ્વાધ્યાય પોથીનો પાઠ ચોથો, આ પાઠનું નામ છે દેશ કે નામ સંદેશ। આ પાઠના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું કાવ્ય 5 ની અંદર। ત્યાં સુધી આવજો।